हेलो फ्रेंड्स, हमारी जो है फार्माकोलॉजी चल रही थी और आज जो हम यूनिट थर्ड का लास्ट लेक्चर लेकर आए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनली आज हमारी जो है यूनिट थर्ड कंप्लीट हो जाएगी। तो हम देख रहे थे ड्रग एक्टिंग ऑन पीएनएस, फार्माकोलॉजी देख रहे थे हम उस चीज़ की। और हमारा जो आज का टॉपिक है, ये लास्ट लेक्चर हमारा, इसमें हम पढ़ने वाले हैं ड्रग यूज्ड इन मिस्थेनिया ग्रेविस एंड दूसरा हमारा इसमें रहेगा ग्लोकोमा। यानी कि जो ग्लोकोमा मिस्थेनिया ग्रेविस दो हमारे डिसऑर्डर होते हैं हमारी बॉडी में, तो इसमें हम कौन कौन सी दवाइयाँ यूज़ करते हैं। वैसे तो इसका सिंपल आपको ड्रग्स के नाम बता के आपका हो जाता है, लेकिन मैं आपको इसका मैकेनिज्म भी बताऊंगा कि कैसे ये हमारी बॉडी में बीमारियां होती हैं और किस तरह से हम जानेंगे कि हम किस तरह इसको जो है ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने बहुत कुछ कवर किया, तो वो आपने नहीं देखी हो आप जाके देख सकते हैं, सारा कुछ आप क्लियर कर सकते हैं। उन सब की जो लिंक होगी वो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप नीचे जाके देख सकते हैं। चलिए अब हम जो अपनी पहली बीमारी को जहाँ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारी यहाँ पर है मिस्थेनिया ग्रेविस। अब अगर आपसे कोई पूछता है जनरली कि भाई मिस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है, कैसे होता है, तो आप क्या बताओगे? आपको सिंपल बताना है कि ये हमारी मसल्स में क्या होती है, वीकनेस होती है। और मसल्स जब कमजोर हो जाती हैं तो उसमें ना ही कॉन्ट्रैक्शन हो पाता है, ना ही रिलैक्सेशन हो पाता है, और इस चक्कर में हमारी बॉडी है जो मूवमेंट वगैरह नहीं कर पाती है। और कहते हैं ना भाई बहुत लूज है, बहुत ढीला आदमी है, तो भाई कुछ नहीं होगा, इस पर कैसा है। तो ये सारी प्रॉब्लम हमारी जो है मिस्थेनिया ग्रेविस के अंदर हमको देखने को मिलती है। मेन जो है वो हमारा क्या है, इसमें मसल्स हमारी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। अब आप ही बताओ, आप चलते हो तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं। अब अगर हमारी मसल्स ही वीक हो जाएंगी तो हम लोग ना मूवमेंट कर पाएंगे सही से, ना ही कोई काम कर पाएंगे। तो ये हमारा इसका मेन जो काम है, जो हमारी मेन डिसऑर्डर है, वो इसमें यही होता है। ठीक है, बाकी हम समझते हैं क्या है ये हमारा। तो ये हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब इस वर्ड को मैं अभी आपको बताता हूं, उसके बाद सारा क्लियर हो जाएगा आपके लिए, फिर हम इसका मैकेनिज्म वगैरह देखेंगे। सिंपली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब आप इस तरह समझो, यहाँ पर मान लो कि आप पढ़ लिख कर फार्मेसी वगैरह करके आपने कंपनी वगैरह अपनी ओपन कर ली, बहुत बड़े आदमी बन गए आप लोग और सभी बने अच्छे खासे। तो आपने यहाँ पर एक क्या ले लिया, एक बंगला आपने ले लिया अच्छा खासा। ये आपका क्या है, बंगला, फ्लैट मान लो, फ्लैट क्या वेला मानो आपका, ये क्या है, एक वेला है, बंगला है। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर अपनी सिक्योरिटी रखी है Z+ सिक्योरिटी। ये रहे आपके रक्षक साहब। अब अगर कोई भी, इनको सीधा ऑर्डर है कि भाई बाहर से कोई आएगा, भाई आप बड़े आदमी हो, भाई छोटे मोटे कहाँ मिलने दोगे, तो इनका सीधा है कि बाहर से कोई आता है आपको उसको क्या है, रोकना है, इनहिबिट करना है। तो यही मेन क्या है, हमारे सिक्योरिटी गार्ड रक्षकों का मतलब होता है। अब मान लो ये एक जीनोबायोटिक्स है, यानी कि फॉरेन मैटेरियल, यानी कि वो मान लो आपके घर का नहीं है, कोई बाहर का है और जिससे आप जानते नहीं हो, आपको नुकसान पहुंचाने आया है। तो वो जैसे ही आता है क्या होगा, यहाँ पर आपका जो रक्षक है वो क्या करेगा, इसको फटाक से जाके क्या कर देगा, मार देगा या रोक देगा, कुछ भी समझ लो, ये आपका ऐसा रोकेगा। तो ये आपका क्या है, यहाँ पर पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है, एक डिफेंस सिस्टम चल रहा है, यानी कि आपको बचाने के लिए, आपके फ्लैट को बचाने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है। कुछ इसी तरह का सिस्टम जो है हमारी बॉडी में होता है। और ये जो रक्षक है इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम बोलते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, मान लो ये हमारी बॉडी है, तो बाहर से कोई भी ऐसा जीनोबायोटिक्स आता है जो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं होता है और हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, वो जब यहाँ पर एंटर करने की कोशिश करता है, तो ये हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, ये क्या करता है, उस चीज को यहाँ पर इनहिबिट कर देगा या कई बार जो है मार देता है। तो इस तरह हमारी बॉडी का सारा सिस्टम चलता है, नॉर्मल चल रहा था। अब मान लो कभी कभी क्या होगा, आपके भाई घर में नौकर वगैरह तो रखोगे, बड़े आदमी हो आप, तो यहाँ पर मान लो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, और यहाँ पर मान लो कई बार होता है कि भाई घर के चोर ही निकल, घर के नौकर वगैरह चोर निकल आते हैं, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उस टाइम पर क्या करता है, हमारा जो रक्षक है वही घर के अंदर भी आएगा और घर के अंदर से भी सेफ्टी करेगा और इस चीज को मारेगा, यहाँ पर सेफ रहता है। कई बार क्या होता है, यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और मान लो कि ये बंदा था यहाँ पर जो बिल्कुल सुरक्षित था, सेफ, इसने मतलब कुछ भी ऐसा नहीं किया था, फिर भी ये फंस गया। हो जाते हैं भाई, कोई कभी कभी फ्रेम कर देते हैं, किसी और को फंसा देते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा कि ये वाले रक्षक तो भाई बाहर से देख रहा है, इसको तो लग रहा है कि ये भी क्या है, हमारे लिए हार्मफुल है, तो वो क्या करेगा, इसको भी यहाँ पर इनहिबिट कर देगा, इसको भी यहाँ पर मार देगा, रोक देगा। तो ऐसा ही कुछ कभी कभी हमारी बॉडी में हो जाता है। बाहर के जो हमारे ये जो फॉरेन मटेरियल हैं, बाहर के जो जीनोबायोटिक्स हैं, इनको छोड़ के कई बार क्या होता है, जो बॉडी के अंदर हमारी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हमारा ये इम्यून सिस्टम गलत समझ लेता है और उसको ऐसा फील करता है कि ये चीज़ जो हमारी क्या हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। और इसी चक्कर में क्या करता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो अंदर वाली चीज़ों को ही खत्म कर देता है। तो इसी में आपने देखा कि अपना ही इम्यून सिस्टम अपनी ही बॉडी की चीज़ों को मार रहा है, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो यहाँ ही कुछ इस तरह का होता है। अब समझो हमारी इस टेक्निकल टर्म में कहानी, तो पहले आप ये समझो कि हमारी बॉडी में मूवमेंट कैसे होती है। ठीक है, फिर हम इसी को अभी कंटिन्यू करेंगे, भूलना मत, अभी आप दिमाग में रखना उस चीज़ को। हमारी बॉडी में एक होते हैं जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, वहाँ पर हमारे यहाँ न्यूरॉन होता है, उसके अंदर हमारा होता है एसिटाइलकोलिन, इसको हम वैसे पहले भी पढ़ चुके हैं। और साथ में हमारे होते हैं रिसेप्टर। तो रिसेप्टर में हमारा एक निकोटोनिक रिसेप्टर होता है जो हमारा स्केलेटन मसल्स पे प्रेजेंट होता है, और वो रिसेप्टर हमारा क्या होता है, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ से हमारा जब भी कोई स्टिमुलस आता है, हमारा एसिटाइलकोलिन यहाँ से रिलीज होगा, देन वो हमारे निकोटोनिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा, और इस पे बाइंड करके क्या होगा, वही वाला सिंपल फंडा है कि हमारी सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा,
रिफ्लक्स होगा, डिपोलाइजेशन होगी, देन हमारी बॉडी में जो फाइनली क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी। और हमारी बॉडी कभी भी कोई मूवमेंट करती है तो कब करती है, ये हमारा हाथ है तो भाई कॉन्ट्रैक्शन हो रिलैक्सेशन हो, कॉन्ट्रैक्शन हो रिलैक्सेशन हो, तब कोई भी चीज़ हमारी जो है मूवमेंट करती है, हमारी मसल्स वगैरह। सेम फंडा है कि यहाँ पर हमारी मसल्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, देन हमारी बॉडी जो है मूवमेंट करती है। तो ये सिंपल फंडा चलता है। अब समझो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो हमारे निकोटिनिक रिसेप्टर हैं, ये रिसेप्टर मान लो ये रहे हमारे यहाँ पर निकोटिनिक रिसेप्टर हमारी बॉडी के अंदर है। अब क्या हुआ कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है इसको लगने लगता है कि ये जो हमारे रिसेप्टर है ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। आप बताओ हार्मफुल है भाई, हमारे चलने फिरने में मदद कर रहा है, हार्मफुल तो नहीं है, लेकिन बस लगने लगता है जो हमारे इम्यून सिस्टम है कि ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो वो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं, एक एंटीबॉडीज क्रिएट करते हैं। मान लो ए भी हमारी एक एंटीबॉडी क्रिएट करते हैं, क्योंकि भाई इम्यून सिस्टम का काम है, यहाँ मान लो किसी और को मारे तो बंदूक से, हथियार से, इस तरह मार रहे हैं, यहाँ पर जो बॉडी मारते हैं तो वो किससे मारते हैं, एंटीबॉडी से। तो यहाँ पर इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडी को क्रिएट किया, देन वो एंटीबॉडी हमारी बॉडी में जाके क्या करेगी, उस रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड हो जाएगी। अब इस एंटीबॉडी भाई मारने का ही सिंपल काम है और इसको उसने हार्मफुल समझ लिया है, तो वो क्या करता है, धीरे 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 इस रिसेप्टर को जो है पहले तो ब्लॉक कर देता है भाई उसके ऊपर बैठ के। अब ब्लॉक हो गया तो भाई यहाँ मान लो ये हमारा रिसेप्टर था, अब अगर यहाँ पर कोई एंटीबॉडी बैठ गई तो ये हमारा ब्लॉक हो गया। अब यहाँ से हमारा एसिटाइलकोलिन आएगा तो वो इस पे जाके बाइंड नहीं होगा, और अगर एसिटाइलकोलिन यहाँ जाके बाइंड नहीं होगा तो ना ही हमारे रिसेप्टर में सोडियम चैनल ओपन होगा, ना ही हमारे में सोडियम इन्फ्लक्स होगा, ना ही हमारी बॉडी में डिपोलाइजेशन होगा, और ना ही हमारी बॉडी में मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी। सारे के सारे काम क्या हो जाते हैं, यहाँ पर रुक जाते हैं। तो एक तो काम इसने ब्लॉक कर दिया, दूसरा काम क्या करता है ये वाला, धीरे धीरे उन रिसेप्टर को वो क्या करने लगता है, डैमेज करने लगता है, किल करने लगता है, डिस्ट्रॉय करने लगता है, और फाइनली हमारे रिसेप्टर जो है मर जाते हैं, और धीरे धीरे इसी तरह हमारे जो निकोटिन रिसेप्टर है उनकी संख्या भी जो है कम होने लगती है। तो ये इसका सिंपल सा काम होता है। यहाँ पर आपने देखा कैसे कि इसने खुद ही के लिए एक एंटीबॉडी तैयार की, खुद के इम्यून सिस्टम ने खुद के लिए, और वो एंटीबॉडी ने जाके उस निकोटिन रिसेप्टर को जाके पहले ब्लॉक कर दिया। ब्लॉकेज की वजह से यहाँ मसल कॉन्ट्रैक्शन रुक गया, और मसल कॉन्ट्रैक्शन रुक गया तो भाई अब हमारी बॉडी जो है मूवमेंट नहीं कर पाएगी और रिलैक्सेशन उसमें जो है कॉज हो जाएगा, और धीरे धीरे हमारी बॉडी, आपने सुना होगा ना, ढीली हो गई भाई, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होने लगती हैं। तो ये इसका मेन यहाँ पर फंडा होता है। मैकेनिज्म तो आपको सारा कुछ पता चल गया होगा। अब देखते हैं कि इस वर्ड से आप देखो मिस्थेनिया ग्रेविस, तो ग्रेविस वर्ड से आप देखो ग्रेव ग्रेविटी, ग्रेविस ग्रेविटी, सेम आप समझ रहे होंगे ना। तो सिंपल यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हमारी बॉडी है, ग्रेविटी क्या होती है भाई, कोई भी चीज़ है जो हमारी ऊपर से अगर मैं इस पेंसिल को छोड़ता हूँ ग्रेविटी लगेगी और ये हमारी नीचे जा रही है, ऑटोमेटिक नीचे जा रही है। तो ये हमारा सेम फंडा यहाँ पर आता है ग्रेविटी वाले केस में। तो इसमें ये बताया गया कि हमारी जो बॉडी है वो ऑटोमेटिक क्या होती है, डाउनवर्ड झुकने लगती है, हमारी आंखें नीचे, पलकें भारी हो जाती हैं, आंखें नीचे झुकने लगती हैं, हाथ पैर नीचे झुकने लगते हैं, बॉडी भी थोड़ी सी लूज हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम हमारी जो है इस डिसऑर्डर में हमको देखने को मिलती है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। अब इसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से हम देखें तो वैसे तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। सिम्टम देखें तो वीकनेस होती है, हमारे आर्म्स हाथ पैरों में वीकनेस होती है, और कई बार हमको जो है ना कमजोरी की वजह से होती है, कमजोरी है तो भाई धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। तो वही ना बताया है डबल विजन या फिर ब्लरी विजन। फिर हमको बोलने में और कुछ खाने पीने में, क्योंकि हमारे जो मसल्स होते हैं वो हमारे गले में भी प्रेजेंट होती हैं, तो मसल्स वीक हो गई तो हमको चबाने में भी प्रॉब्लम होगी, बोलने में भी प्रॉब्लम होगी, और थकान तो होगी, फैटिगनेस मतलब थकान, और सांस लेने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि हमारे ट्रैकिया के ऊपर मसल वहाँ पे भी हमको कॉन्ट्रैक्शन और रिएक्शन में प्रॉब्लम होगी। तो ये सब हमारे सिम्टम है, जिसकी अगर ये सब होते हैं तो समझ लेना कि मिस्थेनिया ग्रेविस के थोड़े थोड़े चांस है। फिर मैकेनिज्म हमने यहाँ बता दिया कि नॉर्मली हमारा जो है एसिटाइलकोलिन ऐसे बाइंड होकर हमको मसल कॉन्ट्रैक्शन मिलती है, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि हमारे इम्यून सिस्टम ने हमारे निकोटिन रिसेप्टर को समझ लिया कि वो हमारे लिए हार्मफुल है, उसने यहाँ पर अपनी एंटीबॉडी क्रिएट की है, वो एंटीबॉडी गए हमारे, उन्होंने रिसेप्टर को बचा के ब्लॉक कर दिया, और रिसेप्टर को जैसे ब्लॉक कर दिया वहाँ हमारा एसिटाइलकोलिन बाइंड नहीं होगा, और जब एसिटाइलकोलिन बाइंड नहीं हो पाएगा तो वहाँ पर फिर क्या हमारे कॉन्ट्रैक्शन तो मिलेगी नहीं, और धीरे धीरे जो हमारे एसिटाइलकोलिन जो बाइंड हुआ था हमारे यहाँ पर, ये जो हमारी एंटीबॉडी इस पे जाके बाइंड हो गए थे हमारे रिसेप्टर पे, वो एंटीबॉडी धीरे धीरे उस रिसेप्टर को पहले ब्लॉक करेंगे, फिर मसल की वीकनेस होगी, मसल कॉन्ट्रैक्शन हमारी लूज हो जाएगी, और हमारे रिसेप्टर को भी धीरे धीरे डिक्रीज कर देगा नंबर ऑफ रिसेप्टर्स को। तो ये सारे काम होते हैं। एक मेन और इसकी डेफिनेशन में आता है वो हमारा क्या आता है यहाँ पर, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारे नर्व्स हैं, जो हमारे एसिटाइलकोलिन हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है और नर्व्स हैं, तो ये हमारे एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड करके अपना असर दिखाते हैं। तो ये चीज़ हमारी क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। ब्रेक कैसे हुई इसको समझो। यहाँ पर ये हमारा रिसेप्टर था, तो यहाँ पर हमारा एसिटाइलकोलिन बाइंड होना था, लेकिन इसकी जगह हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम से एंटीबॉडी की वो जाके यहाँ बाइंड हो गया। तो जब ये यहाँ के पहले से बाइंड हो गया तो अब हमारा एसिटाइलकोलिन यहाँ जाके बाइंड नहीं हो पाता, तो इसी चक्कर में हमारा एसिटाइलकोलिन ये कट गया, और इसी चीज़ को यहाँ बोलते हैं कम्युनिकेशन लॉ। यानी कि अब यहाँ पर हमारा जो कम्युनिकेशन है नर्व्स और रिसेप्टर के बीच में, ये हमारा क्या हो गया है, टूट गया है। तो इसलिए इसको कई जगह आपको ऐसा भी मिलेगा कि एक न्यूरोनल ब्रेकडाउन होता है हमारा ये नर्व्स और रिसेप्टर के बीच में। तो बस सारी की सारी कहानी वही थी। तो आई होप आप लोग ये पूरा का पूरा समझ गए होंगे किस तरह हमारा जो है मिस्थेनिया ग्रेविस यहाँ पर होता है।
अब बारी आती है इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में आप समझो, पहला हमारा एंटी कोलिनस्टेरेज एंजाइम होते हैं। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पर क्या हुआ, हमारा एसिटाइल कोलिन यहाँ जाके बाइंड नहीं हो पा रहा। अब यहाँ पर क्यों, क्योंकि एंटीबॉडी आ गए। अब अगर हम क्या करें कि हम एसिटाइल कोलिन को अगर बढ़ा दें, यानी कि उसकी अमाउंट को, कंसंट्रेशन को अगर हम बढ़ा दें, तो क्या होगा कि भाई एसिटाइल कोलिन हमारे धीरे धीरे इसको रिप्लेस कर दें, क्योंकि भाई एसिटाइल कोलिन ज़्यादा हो गए, पोटेंट ज़्यादा हो गए, मजबूत ज़्यादा हो गए, तो वो एंटीबॉडीज़ को धीरे धीरे रिप्लेस कर देंगे और खुद वहाँ जाके बाइंड होने लगेंगे। तो हमारी बॉडी में फिर से जो हमारा पाथ था वो पूरा फॉलो हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्शन हमको मिलने लगेगी। तो सेम फंडा यहाँ है कि हम अगर एंटी कोलिनस्टेरेज दें। अब एंटी कोलिनस्टेरेज का काम क्या होता है कि आपको पता होगा, जो हमारा एसिटाइल कोलिन है ये जब बनता है तो इसको एक एंजाइम हमारा रोकता है, उसका नाम होता है कोलिनस्टेरेज। पढ़ा होगा आपने, कोलिनस्टेरेज एंजाइम होता है जो एसिटाइल कोलिन को हाइड्रोलाइज करता है, उसको रिमूव कराता है, उसको बांट देता है हमारा एसिटिक एसिड में। तो इस तरह ये इसको काटता है। तो वहाँ पर अगर हम एंटी कोलिनस्टेरेज ड्रग्स का यूज़ करते हैं, ये क्या करेंगे, जो हमारा एंजाइम था उसको रोक देंगे, और जब एंजाइम रुक जाएगा तो वो एंजाइम हमारा एसिटाइल कोलिन को जाके नहीं रोक पाएगा, और जब एसिटाइल कोलिन को जाके नहीं रोक पाएगा तो एसिटाइल कोलिन की अमाउंट जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। इस तरह यहाँ पर आप देखिए, ये हमारा एसिटाइल कोलिन है जो हमारा न्यूरॉन से रिलीज हो रहा है और रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर रहा है। एक हमारा एंजाइम है कोलिनस्टेरेज जो इसको जाके रोकता है। अब अगर हम कुछ ऐसे ड्रग्स देते हैं यहाँ पर एंटी कोलिनस्टेरेज, वो क्या करेंगे, वो इस कोलिनस्टेरेज को ही खत्म कर देंगे, और जब ये खत्म हो जाएगा तो हमारा ये पूरा पाथ वो खत्म हो जाएगा। तो अब एसिटाइल कोलिन को कोई नहीं रोक रहा, तो अब एसिटाइल कोलिन की अमाउंट हमारी जो है धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगी, क्योंकि भाई न्यूरॉन तो अपना रिलीज कर ही रहा है कंटिन्यूस, बस इसका डिग्रेडेशन बंद हो गया, यानी कि ये जो इनहिबिट हो रहा था वो रुकना बंद हो गया। तो जैसे जैसे इसकी बढ़ती जाती है वो धीरे धीरे हमारा एंटीबॉडीज को रिप्लेस करेगा और खुद जाके वहाँ पर जो अपना अच्छा खासा काम करेगा। एग्जाम्पल के लिए इसके सबसे ज़्यादा यूज जो हमारे होते हैं पायरिडोस्टिग्माइन और नियोस्टिग्माइन, ये हमारे ड्रग्स हैं जो एंटी कोलिनस्टेरेज की तरह यूज होते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी क्या है कि इनका डायरेक्ट मैकेनिज्म दे देते हैं कि भाई नियोस्टिग्माइन या पायरिडोस्टिग्माइन का आप मैकेनिज्म बताइए। तो किस तरह आप बताएंगे, आपको सेम इस तरह बताना है कि ये हमारे क्या करेंगे, कोलिनस्टेरेज को रोक देंगे और हमारा एसिटाइल कोलिन की अमाउंट बढ़ जाएगी, और देन आपको यहाँ ये बता देना कि एंटी कोलिन हमारा क्या करेगा, एंटीबॉडीज को रिप्लेस करेगा और खुद जाके बाइंड हो जाएगा, और फिर से हमारी बॉडी में जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाएगी, हमारी बॉडी फिर से जो है चलने फिरने लगेगी। दूसरा हमारा आता है इम्यून सप्रेसेंट। तो नाम से ही समझ आ रहा है, सप्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना। तो ये क्या करते हैं कि अगर मान लो मिस्थेनिया ग्रेविस हो गया तो उस टाइम पर हम इन दवाओं को देते हैं। ये क्या करते हैं, हमारा जो इम्यून सिस्टम था, एक्चुअल में यहाँ पर जो आपको दिख रहा था, जो हमारा सारा का सारा काम कौन कर रहा था, ये इम्यून सिस्टम। तो हम कुछ ऐसी दवाइयाँ देते हैं वो इस इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा कम कर देंगे, और जब इम्यून सिस्टम कम हो जाएगा तो ना ही ये एंटीबॉडीज बना पाएगा, और ना ही एंटीबॉडी बनेगी, ना ही वो इधर जाके क्या करेंगी, ब्लॉक करेंगी। तो एक हमारा इसका इलाज हो जाता है इम्यून सप्रेसेंट, और इसके एग्जाम्पल हमारे हैं साइक्लोस्पेरिन हो गया, और मीथोट्रेक्सेट हो गया, एजाथियोप्राइन हो गया, साइक्लोफॉस्फेमाइड हो गया। तो ये हमारे कुछ इसके ड्रग्स होते हैं। तीसरे हम यहाँ पर यूज़ करते हैं वो हमारे क्या है, कार्टिकोस्टेरॉइड। तो स्टेरॉइड्स तो आपने सुना होगा, ये कॉमन दवाइयाँ हैं जो हमारी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं दर्द वगैरह इन सब में। तो ये क्या करती हैं कि ये हमारी एंटीबॉडीज़ की जो प्रोडक्शन होती है उसको थोड़ा सा कम कर देती हैं, और हमारे जो निकोटिन रिसेप्टर हैं उसको बनने में भी हेल्प करते हैं। ये हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं। फिर हमारा यहाँ पर आता है प्लाज्मा फेरेसिस। अब प्लाज्मा फेरेसिस एक हमारी टेक्निक है, और इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पर देखा ये हमारा यहाँ बन रहा था, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है एक्चुअल में ये क्या है, किससे बना है, हमको पता है ये हमारा क्या है, WBC होती है हमारी, प्लेटलेट्स वगैरह मेन हमारी क्या होती हैं, WBC होती हैं। और ये हमारी किसके अंदर होती हैं, हमारा ब्लड होता है, और ब्लड के अंदर हमारे कुछ, एक तो हमारा प्लाज्मा होता है, कुछ हमारे पार्ट्स होते हैं, और प्लाज्मा में हमारा एक्चुअल होता है जो हमारा रोल फॉलो करता है किसके लिए, हमारा एज ए इम्यून सिस्टम प्लाज्मा भी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि एंटीबॉडी जो हमारी प्लाज्मा में बनती है, हम उस प्लाज्मा को ही रिप्लेस कर देते हैं, प्लाज्मा को एक्सचेंज कर देते हैं। और जब हमारा ये प्लाज्मा एक्सचेंज हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिक हमारे एंटीबॉडीज़ वगैरह जो है बॉडी से रिमूव हो जाएंगी, और जब एंटीबॉडी हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएंगी तो हमारी बॉडी में कोई एंटीबॉडी नहीं रहेगी, तो कोई भी मतलब वो ब्रेक डाउन नहीं रखेगा। तो इस तरह भी हम यहाँ कर सकते हैं कि हम पूरे के पूरे प्लाज्मा को एक्सचेंज कर देते हैं। पर ये बहुत ही ज़्यादा मतलब वैसे यूज़ किया जाता है जब मान लो कोई वैसी कंडीशन आएगी कि अब ठीक ही नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें पूरी बॉडी का प्लाज्मा, या हम कह सकते हैं पूरी बॉडी का ब्लड ही हम जो है चेंज कर देते हैं। सिंपल सा फंडा है। चलिए, तो आई होप आप लोग मिस्थेनिया ग्रेविस को अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसमें आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरा हम यहाँ पर समझते हैं वो हमारा क्या है, ड्रग यूज्ड इन ग्लोकोमा। तो सबसे पहले हम उसी की तरह ग्लोकोमा को समझते हैं कि ग्लोकोमा हमारा क्या होता है और एक्चुअल में ये बीमारी क्या है। तो पहली बात ये बता दूं कि ग्लोकोमा को हिंदी में मोतियाबिंद कहते हैं, और बहुत लोग इसको जो है जानते होंगे। अब बता दें कि ये हमारी बीमारी जो है आँख की एक बीमारी है, आँख के अंदर होती है, और इसके अंदर ऐसा हो जाता है कि मतलब कई बार क्या होता है कि लॉस ऑफ विजन, यानी कि देखने की शक्ति कम हो जाती है, और कई बार बिल्कुल ही अंधे हो जाते हैं, बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो आप इतना समझ गए क्या होता है ग्लोकोमा। अब हम इसको समझते हैं कुछ इस तरह। देखो मैंने बहुत अच्छे से बनाया डायग्राम, कैसा लग रहा है बताना जरूर कमेंट्स में। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारी क्या है, आई है, आँख है, ठीक है, और ये हमारी कुछ इस तरह दिखती है। अब इसका आप एक बार वो समझ लो क्या होता है इसका लेवलिंग।
तो यहाँ पर ये हमारा लेंस है और ये हमारी प्यूपिल है। प्यूपिल हमारी लेंस के इतने एरिया में होती है और ये हमारे साइड में जहाँ पे दिख रही होगी तो ये वाली जो मसल्स हैं ये हमारी आइरिस हैं और इसके साइड में ये जो मसल्स हैं ये हमारी क्या है, सिलियरी मसल्स हैं। और साथ में ये जो आपको दिख रही होगी ये जो पूरी चीज़ है यहाँ पर हमारी ऑप्टिक नर्व्स जुड़कर पूरी की पूरी जाती हैं और ये हमारी ऑप्टिक नर्व यहाँ पर जुड़ी होती हैं। और यही हमारी जो ऑप्टिक नर्व है ये हमारी CNS यानी कि जो हमारा ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ जाके ये अटैच होती हैं। भाई कोई भी हमारी इमेज है वो हमारी कब बनेगी, वो इमेज हमारी कैसे बनती है आप समझो। यहाँ से हमने कोई चीज़ देखी वो हमारी कुछ इस तरह गई और इससे क्रॉस होके क्या हुआ, वो ये रेटिना हमारा इस रेटिना के ऊपर जाती है, फिर रेटिना के ऊपर हमारी पूरी की पूरी इमेज बनती है और वो इमेज हमारी यहाँ से होते हुए हमारे CNS में पहुँचती है। और जब वो हमारे CNS में पहुँचती है एक्चुअल में तब वो चीज़ हमको जो है दिखाई देती है। समझ रहे हो ना, यहाँ बनने से नहीं दिखाई देती हमको। वो कोई भी चीज़ हमारा काम तब होता है जब वो CNS के पास एक्चुअल में पहुँच जाता है, क्योंकि CNS ही हमारा करता धरता जो है सारा कुछ हमको CNS के द्वारा ही पता चलता है। और हम भी खुद CNS ही है, ब्रेन है। अगर ब्रेन नहीं तो भाई इंसान कुछ भी नहीं है। हार्ट वगैरह सही है, खून वगैरह पंप करता है, लेकिन जो एक्चुअल में दिमाग है, ब्रेन है, वही हमारी पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है। अगर ब्रेन ना रहे या कहते हैं ना भाई इसका ब्रेन मिल जाए उसका ब्रेन मिल जाए, तो ब्रेन ही हमारा डिसाइड करता है कोई इंसान कितना होशियार है, कितना टैलेंटेड है, कितना बेवकूफ़ है। ये सारी चीज़ें हमारा जो है ब्रेन डिसाइड करता है। तो यहाँ पर कोई भी जो हमारी इमेज बनती है वो एक्चुअल में हमारी रेटिना पे गिरने के बाद वो ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा, ये आपको ऑप्टिक नर्व दिख रही होंगी, इनके द्वारा वो हमारी CNS तक इमेज पहुँचती है। और CNS में जब वो इमेज पहुँच जाती है तब हमको वो चीज़ दिखाई देती है कि हम सामने से क्या देख रहे हैं। समझ रहे हो ना, यानी कि मेन जो हमारा क्राइटेरिया वो हमारे यहाँ पर किस पे डिपेंड है, CNS पे। सिंपल समझो कि मान लो ये हमारे कैमरा है और ये कैमरे के लेंस वगैरह हैं, लेकिन जो एक्चुअल है वो हमारी क्या है, डिस्प्ले। और डिस्प्ले क्या है, हमारा CNS है। यानी कि उस डिस्प्ले में हमको जो दिखाई दे रहा है कि क्या हम जो है कैमरे के अंदर चल रहा है, क्या हम बॉडी से आंखों से सामने देख रहे हैं। समझ गए होगे, इतना सिंपल है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे दो फ्लूइड भरे होते हैं। एक हमारे यहाँ पर होता है विट्रस ह्यूमर फ्लूइड, और यहाँ कहीं कहीं आप स्पेलिंग देखोगे HUMOR होती है, कहीं कहीं स्पेलिंग होती है HUMOUR। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों ठीक है मेरे अंदाज में, बाकी आप क्रॉस चेक कर लेना। एक हमारी यहाँ पर होती है एक्वस ह्यूमर, जो आपको यहाँ पर दिख रही होगी। तो इस तरह हमारे दो फ्लूइड भी भरे होते हैं। और एक चीज़ आपने सोचा है, जो हम आंसू वगैरह निकालते हैं या आंख से कभी कभी पानी वगैरह निकलता है, वो हमारा कैसे निकलता है उसको आप समझ लो। यहाँ से जो एक्वस ह्यूमर है, कई बार यहाँ से देखो, इधर जो आपको दिख रही होगी, यहाँ से हमारा जो है ड्रेनेज बोलते हैं किसी चीज़ को बाहर निकालना। तो यहाँ से हमारी ये पानी वगैरह निकलता है और ये होते हैं हमारे ट्रेविकुलर मेसवर्क। तो इसके द्वारा हमारे होते हुए जो भी हमारा पानी है यहाँ से निकलता है। और ये चीज़ हमारी क्या है, स्केलरा है। स्केलरा क्या हमारा यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाइट वाला होता है यहाँ पे, और इस जगह हमारे यही मौजूद होता है। यहाँ से हमारा क्या होता है, ड्रेनेज निकलता है, जो भी पानी वगैरह निकलना होता है वो इस जगह से निकलता है बॉडी से बाहर। तो अभी आप सारा का सारा क्राइटेरिया समझ गए होंगे, आंख का कैसे है, क्या है, प्यूपिल क्या है, लेंस क्या है, सिलियरी मसल्स क्या है, आइरिस क्या है, और ये ऊपर का है कॉर्निया, जो आपको ये दिख रहा होगा पूरी आंख के ऊपर इस तरह एक चढ़ा होता है, वो कॉर्निया है। ये पतली वाली हमारी प्यूपिल है, ये आपको दिख रही हुई है। और इस प्यूपिल के पीछे जो यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा, तो इस प्यूपिल के पीछे हमारा होता है लेंस, जो हमारा डिसाइड करता है कैसे क्या हमको इमेज कितनी दूर से दिख रहे हैं कैसे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमारी यहाँ प्रेजेंट होती हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, यहाँ पर हमारी, ये हमारा नॉर्मल केस था। अब समझते हैं प्रॉब्लम के बारे में, ग्लोकोमा आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो किसी वजह से मतलब कई जगह ये हमारे पता होते हैं हमको सिम्टम साइन क्यों होता है, कई बार नहीं पता होते हैं। तो किसी वजह से हमारा जो ये वाला है एक्वस ह्यूमर है, यहाँ पर जो हमारा फिल होता है, ये हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है यहाँ पर कि अब यहाँ पर वही चीज़ बढ़ गई, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर दबाव प्रेशर क्रिएट करता है। वो प्रेशर क्या करेगा, इस लेंस के ऊपर, इस प्यूपिल के ऊपर लगेगा, और ये प्यूपिल का साइज भी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अब क्या हुआ कि जैसे ही हमारा एक्वस ह्यूमर इधर बढ़ा, इसने भाई प्रेशर क्रिएट किया, ये हमारे लेंस वगैरह सब एकदम वाइड हो गए बहुत ज़्यादा। और इसकी वजह से क्या हुआ कि अब जो हमारा एक्वस ह्यूमर है उसका ड्रेनेज भी कम हो जाता है, क्योंकि प्यूपिल बढ़ गई। अब ये हमारा ड्रेनेज यहाँ से होते हुए निकलता था और ऐसे निकल जाता था बाहर। अब ये चीज़ हमारी क्या हो गई, यहाँ पर ब्लॉक हो गई। एक हमारा ये यहाँ पर रीजन आपको दिख रहा होगा कि हमारी जो ड्रेनेज हो रही थी, वो ड्रेनेज हमारी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ड्रेनेज क्यों डिक्रीज हो गई, क्योंकि भाई यहाँ पर ये एक्वस ह्यूमर बढ़ गया, इसने यहाँ प्रेशर बढ़ाया, ये चीज़ हमारी यहाँ हो गई। तो ये आपको यहाँ दिख रहा होगा ड्रेनेज। दूसरा क्या है कि ये यहाँ पर जो बढ़ाता है, इसकी वजह से क्या होता है, इसमें ये वाला भाई ये भी हमारे जुड़े हुए हैं ना आपस में, तो इसकी वजह से यहाँ भी हमारा जो है प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ा तो प्रेशर बढ़ने की वजह से इस पर ये पूरे पे हमारा जो है प्रेशर लगने लगता है। और कोई चीज़ हमारी जब ज़्यादा हद से एकदम प्रेस कर रही है, दबाव बढ़ा रही है, तो धीरे धीरे हमारे जो ऑप्टिक नर्व्स हैं, जिसके द्वारा हमारी ये इमेज जो बन के जा रही है CNS में, क्योंकि ये ऑप्टिक नर्व्स हमारी
हमारी पूरी जुड़ी हुई है यहाँ रेटिना और जितने भी हमारे ये कॉरोइड्स वगैरह होती हैं सबसे, तो ये सब हमारी क्या होती है, डैमेज हो जाती है। और जैसे ही हमारी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है, अब जो भी इमेज हमारी बननी थी वो हमारी इमेज हमको सीएनएस में नहीं पहुंचेगी, क्योंकि यहाँ पर ये देखो, ये हमारी जो जा रही थी ये हमारी क्या हो जाती है, कट, क्योंकि हमारी जो ऑप्टिक नर्व्स हैं ये हमारी क्या हो गई, कट हो गई। तो यहाँ पर आपने दो रीज़न देखे, एक हमारा था ये जो हमारा ड्रेनेज यहाँ से निकल रहा था वो ड्रेनेज हमारे यहाँ रुक जाता है, दूसरा रीजन हमारा यहाँ पर ऑप्टिक नर्व जो है डैमेज हो जाती है। अब ये सारा काम हो क्यों रहा था, इसको हम बोलते हैं इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। ऑक्यूलर मतलब आंख से है, इंट्रा मतलब आंख के अंदर, और प्रेशर मतलब दबाव। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये चीज़ जो हमारी एक्वस ह्यूमर बढ़ गया, तो ये जो जहाँ पर दबाव लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, इसी प्रेशर को हम जो है इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बोलते हैं। तो इसका मेन रीजन क्या हुआ कि यहाँ पर हमारा जो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर है वो हमारा इंक्रीज हो गया, और इस वजह से अब जो है हमारे यहाँ आंख पे दबाव लग रहा है, हमारा इधर पूरे एरिया में जो है प्रेशर क्रिएट हो गया। और ये प्रेशर कोई चीज़ मान लो ये है, अब इस पर मैं ऐसे प्रेशर लगाऊं, प्रेशर धीरे धीरे लगता रहेगा भाई, जब तक इसकी सहन सकता है तब तक, मतलब इसकी एबिलिटी है तब तक वो संभालेगा। उसके बाद ये पेंसिल हमारी टूट जाएगी। क्यों टूट गई, क्योंकि इस पर क्या हुआ, प्रेशर हमने थोड़ा ज़्यादा लगा दिया। सेम यहाँ होता है, जब तक प्रेशर थोड़ा बहुत ये सहन कर लेती है आँख, लेकिन जब ज़्यादा हो जाता है तो हमारी जो ऑप्टिक नर्व्स हैं ये हमारी जो है डैमेज हो जाती हैं। और जैसे ही हमारी ऑप्टिक नर्व, या आप सिंपल समझ लो कि आप टीवी चला रहे हो, तो टीवी में आपने मान लो अपना मोबाइल कनेक्ट कर रखे या कोई वायर से आपने कनेक्ट किया, अगर वो वायर बीच में काट दें हम, तो भाई आपके सामने कोई डिश वगैरह कुछ आएगी, नहीं आएगी ना। समझो कि ये आपकी टाटा स्काई लगी है, कोई सी डिश लगी है, और ये आपकी टीवी चल रही है, और ये आपका जो है वायर लगा है। तो यहाँ पर जब ये चल रही तभी तो यहाँ पे दिखाई दे रहा। अब अगर कोई इस वायर को काट दे तो ये कनेक्शन कटते ही क्या हो जाएगा, यहाँ से जो कुछ भी आ रहा था हमें जहाँ इमेज दिखना बंद हो जाएगी, और वही चीटी सी चलने लगती है ना टीवी पे, वो यहाँ पर चलने लगेगा और आपको कुछ भी इमेज यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। तो उसी तरह यहाँ पर सेम होता है कि क्या होता है कि जो हमारी ये ऑप्टिक नर्व्स हैं, ये ऑप्टिक नर्व्स का हमारे यहाँ से कनेक्शन कट जाता है, और इसके कनेक्शन कटते ही हमारी जो इमेज सीएनएस पे बननी थी वो हमारी बनना बंद हो जाती है। और इसी वजह से हमको जो है पहले कम मतलब ऑप्टिक नर्व खराब होती है तो हमको धुंधला धुंधला दिखाई देता है, फिर पूरी हो जाती है तो हमको बिल्कुल ही मतलब विजन खो जाता है, और जब सारा खत्म हो जाता है तो हमको जो है अंधे हो जाते हैं लोग। तो ये यहाँ पर अंधे होने का भी एक क्राइटेरिया पता चल गया हो कि आखिर लोग अंधे कैसे होते हैं, ऑप्टिक नर्व डैमेज होने की वजह से होते हैं। तो ये पूरा का पूरा कॉमन यहाँ पर क्राइटेरिया था। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से देखें तो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि ग्रुप ऑफ आई कंडीशन, इसमें और भी मतलब ग्लोकोमा हमारे और भी तरह के होते हैं, तो हम इसको एक ग्रुप डिसऑर्डर बोलते हैं। तो हमारे ये ग्रुप एक आई की कंडीशन है, यहाँ पर हमें क्या होता था, विजन हमारा खो जाता है, और कई बार जो है लोग वगैरह अंधे हो जाते हैं। तो ये हमारा इसका ग्लोकोमा का रीजन था। और इसमें क्या होता है कि जो हमारे नर्व्स हैं जो हमारे कनेक्ट कर रहे हैं आई को ब्रेन से, जिसको हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, वो हमारे डैमेज हो जाते हैं। क्यों डैमेज हो जाते हैं, हमारी आंख के अंदर का जो प्रेशर होता है जिसको हम इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, इंट्रा मतलब अंदर, ऑक्यूलर मतलब आंख का प्रेशर, जो आंख के अंदर का प्रेशर है वो हमारा बढ़ जाता है, और उसके बढ़ने की वजह से हमारी आंख में जो है ज़्यादा जनरेट हो जाता है, उसकी वजह से हमारे ऑप्टिक नर्व जो है डैमेज हो जाती है। अब जो हमारा इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर है वो हमारा, आपको पता होगा प्रेशर मीजर करने का जो क्राइटेरिया वो हमारा होता है mmHg। तो उसी बेस पे हमारे ये 21 mmHg से जब हमारा ये प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा जो प्रेशर है वो ज़्यादा माना जाता है, और वो हमारा जो है यहाँ पर डिक्रीज करने लगता है चीज़ों को। ठीक है, तो आप लोग यहाँ समझ गए होंगे। हुआ तो मैं यहाँ एक दो इमेज डाल दूंगा जो आप देख सकते हैं कि कैसे हमारी आंखें दिखाई देती हैं ग्लोकोमा में। ओके, चलिए फ्रेंड्स, तो अब एक हम छोटा सा मैकेनिज्म समझ लेते हैं। जो मैंने आपको यहाँ अब बताया वही है कि हमारे दो मेन रीजन है इसके लिए। पहला हमारा प्रोडक्शन अगर बढ़ जाए, जो हमारे ये एक्वस ह्यूमर है अगर इसकी अमाउंट किसी वजह से बढ़ जाए, प्रोडक्शन ये जो बन रहा है हमारा ये अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि भाई ये बढ़ जाएगा तो ये प्रेशर ज़्यादा क्रिएट करेगा। दूसरा हमारा जो है ये हमारा जो निकलता है ड्रेनेज जो यहाँ से होती है, अगर वो ड्रेनेज हमारी कम हो जाए, यानी कि दो रीज़न है यहाँ पर किसी भी इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को बढ़ाने के लिए। पहला हमारा एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन बढ़ जाए, और दूसरा हमारा ड्रेनेज यानी कि जो बाहर निकल रहा था, पहला मतलब बनना हो गया, दूसरा जो खत्म हो रहा था वो हमारा घट गया। तो दोनों ही रीजन की वजह से हमारा जो है आईओपी यानी कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर हमारा बढ़ गया, और यहाँ ये बढ़ गया, यहाँ ये बढ़ गया, इस तरह ये हमारा हुआ। अब इसमें काम क्या होता है, पहला हमारा मिड डायलेट प्यूपिल, जो हमारी ये प्यूपिल थी हमारी थोड़ी सी वाइड हो जाएगी, और वाइड होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो रास्ता था यानी कि जो एक्वस ह्यूमर था वो हमारा इधर से होकर ही हो रहा था ना, तो ये रास्ता भी बंद हो जाता है, हमारा यहाँ पे प्यूपिल थोड़ी बंद, फिर आंखों में दर्द भी होता है बहुत तेज, और ऑप्टिक नर्व हमारी ये डैमेज हो जाती है, और फाइनली हमारे या तो लॉस ऑफ विजन हो जाएगा, थोड़ा मतलब धुंधला कम दिखाएगा, या बिल्कुल ही ब्लाइंड हो जाएंगे पर्सन। तो ये इस तरह हमारा मैकेनिज्म होता है। अब सिम्टम देखें तो आंखों में दर्द होना, प्यूपिल का थोड़ा वाइड हो जाना, आंखों में कभी कभी लाल हो जाती हैं, फिर विजन लॉस हो जाना, कभी कभी धुंधला दिखाई देना, ये सब हमारे सिम्टम्स हैं। रिस्क फैक्टर देखें तो कई बार क्या होता है वही मतलब क्या क्या चीज़ें हमारी जो रिस्क हमको लगे तुरंत हम देखें। पहला तो एक हमारा आंख का प्रेशर बढ़ जाता है, दूसरा क्या होता है कि मान लो किसी की फैमिली में ये पहले से प्रॉब्लम थी, किसी के पेरेंट्स को थी, तो बहुत चांस होते हैं कि बच्चों को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे कुछ रीज़न होते हैं। कई बार हाई ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, उस कंडीशन में ये हो सकता है। फिर लिक्विड डाइट
अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो, जैसे अल्कोहल वगैरह का सेवन करते हो, ज़्यादा शराब दारू ये सब चीज़ें पीते हैं जो, तो इसमें ये चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद स्टेरॉइड्स का अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तब भी हमको देखने को मिलता है। डायग्नोसिस में इसमें कोई वैसा मेथड नहीं है, डॉक्टर सीधे ही आंखों को देख के बता सकता है कि भाई आपके में क्या प्रॉब्लम है, ग्लूकोमा है कि नहीं है, देख के मतलब हम इसका एग्जामिन कर सकते हैं। ये हमारा दो तरह का होता है, मैंने यहाँ इंक्लूड कर रखा है, वैसे की जरूरत नहीं थी। एक हमारा होता है ओपन एंगल ग्लूकोमा, एक हमारा होता है क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। ओपन एंगल में आप सिंपल इस तरह समझो कि ये हमारा एक क्रॉनिक डिसीजर है और ये हमारा ठीक नहीं होता है, मतलब ग्लूकोमा ये वाला हमारा ठीक नहीं होता है। और इसमें क्या होता है कि फाइनली जो हमारी आंखें थी, इसकी ये ऑप्टिक नर्व ही पूरी की पूरी डैमेज हो जाती है, इस वजह से हमारा ये जो है ठीक नहीं हो पाता है। और मोस्ट कॉमन टाइप में हमारा ग्लूकोमा यही होता है, यानी कि इनके चांस बहुत ही कम होते हैं कि हमारा ये ग्लूकोमा जो है ठीक हो जाएगा। दूसरा हमारा एंगल क्लोजर है। तो एंगल क्लोजर में क्या हो रहा है कि जो हमारा ये एक्वस ह्यूमर था, ये यहाँ से होकर ड्रेन निकल रहा था। तो इस केस में क्या हुआ, हमारे प्यूपिल का साइज डायलेट हो गया, बढ़ गया। इस चक्कर में ये जो साइड थी ना हमारी, ये साइड और ये साइड, ये हमारी क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। और ब्लॉक होने की वजह से अब हमारा जो एक्वस ह्यूमर है वो हमारा ड्रेन नहीं हो पा रहा है। सिंपल था इसका ये क्राइटेरिया हमारा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो हमारा एंगल क्लोजर है, यानी कि यहाँ पर क्लोज हो गई हमारी जगह, ये हमारा सीवर होता है, क्विक होता है और एकदम खतरनाक होता है। और ये एक इमरजेंसी कंडीशन है, अगर कभी ऐसा होता है तो तुरंत डॉक्टर को कॉल करें या कुछ भी होता है। ये हमारा सिंपल इसका होता है। और सिम्टम क्या है, सीवर, पेन होगा, नोजिया होगा, ब्लड है। ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर हमको पता है कि हमारा इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ रहा था, तो अगर हम इस प्रेशर को कम कर दें तो हम जो अपनी बॉडी में ठीक कर सकते हैं। उसके लिए दो उपाय थे, हम इंट्राओकुलर प्रेशर को कम करें, देखिए पहला हमारा जो प्रोडक्शन बढ़ गया था उस प्रोडक्शन को कम करें एक्वस ह्यूमर के। दूसरा जो हमारा ड्रेनेज कम हो गया था उस ड्रेनेज को बढ़ा दें, मतलब जो वहाँ उल्टा उसका बस उल्टा कर दो, यहाँ पर आपकी जो बॉडी में ये प्रॉब्लम ठीक होने लगेंगी, ठीक है। ये सिंपल फंडा है। इसके लिए हमारी दवाइयाँ यहाँ पर देखी गई हैं। पहला हमारा यहाँ पर है अल्फा एगोनिस्ट। तो अल्फा एगोनिस्ट क्या करते हैं कि ये हमारा इंक्रीज कर देते हैं जो हमारा इंट्राओकुलर प्रेशर, उसको कैसे करते हैं, ये हमारा यूवो स्केलरल आउटफ्लो को बढ़ा देते हैं। अब ये चीज़ क्या होती है, इसको आप ऐसे समझो कि जो हमारा एक्वस ह्यूमर है, जो आंख में आपको आंख दिखाता हूँ, हाँ ये करें होंगे, ये हमारी आई है और ये हमारा स्केलरा है, ठीक है। ये चीज़ हमारी ब्लॉक होगी ना, लेकिन ये क्या करता है कि ये चीज़ जो हमारा इसके द्वारा, स्केलरा के द्वारा भी कुछ कुछ हमारा पानी जो बाहर निकलता रहता है, तो उसी चीज़ को ये इंक्रीज कर देता है। और हमारा जो आउटपुट है, यानी कि जो हमारा एक्वस ह्यूमर है, उसका जो आउटफ्लो वो हमारा इस स्केलरा के द्वारा होने लगता है। और जैसे ही हमारे स्केलरा के द्वारा हमारा आउटफ्लो होने लगता है, हमारी बॉडी फिर से जो है रिलैक्स होने लगती है, हमारी आँख, और धीरे धीरे हमारा ये इस तरह ठीक हो जाता है। और ड्रग इसमें यूज़ होते हैं ब्रीमोनोडाइन और एप्राक्लोनिडीन और डाइपिवेफ्राइन, ये हमारे कुछ ड्रग्स हैं। आप चाहें तो ये मैंने के.डी. त्रिपाठी से लिया, आप लोग चाहें तो इन ड्रग्स को भी और ज़्यादा डिटेल्स में लिख सकते हैं उस बुक के द्वारा। दूसरे हमारे यहाँ बीटा ब्लॉकर्स आते हैं। तो इसमें हमारा क्या होता है, बीटा ब्लॉकर्स भी हमारे जो आईओपी होता है, इंट्राओकुलर प्रेशर, उसको डिक्रीज कर देता है। कैसे, ये हमारा क्या कर देगा, जो हमारी फॉर्मेशन हो रही थी एक्वस ह्यूमर की, जो यहाँ बताई थी मैंने प्रोडक्शन, इस प्रोडक्शन को ये कम कर देगा। और जैसे ही हमारी कम होगी, ऑटोमेटिक हमारा जो प्रेशर है वो कम होने लगेगा। एग्जाम्पल हमारे टीमोलोल हो गया, बीटाक्सोलोल हो गया, लीवोविनोलोल हो गया। तीसरे हमारे आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन या पीजी एनालॉग्स होते हैं, हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन के एनालॉग्स हैं। इनका भी काम सेम हमारा पहले की तरह काम करते हैं कि उसमें हमारा आईओपी बढ़ जाता है। इस चक्कर में हमारा जो यूवी स्केलर आउटफ्लो ये भी हमारा बढ़ जाता है और धीरे धीरे हमारा जो बाहर है वो हमारे स्केलरा के द्वारा हमारी आउटपुट होने लगती है। और इसके ड्रग्स हमारे हो गए लेटनोप्रास्ट हो गया, ट्रोबोप्रास्ट हो गया, बीमेटोप्रास्ट हो गया। चौथा हमारे यहाँ पर आता है, एक हमारा है कार्बोनिक एनहाइड इनहिबिटर। तो इसको जो है ओरली यूज़ करते हैं और इसका सिंपल सा फंडा होता है कि ये क्या करता है, हमारा जो एक्वस फॉर्मेशन हो रही थी, यानी कि जो हमारे ये ह्यूमर जो एक्वस ह्यूमर फॉर्म हो रहा था, इसको ये डिक्रीज कर देगा। किसके द्वारा करता है, हमारे बाइकार्बोनेट आयन के द्वारा सीलियर एपिथेलियन में। तो हमको इतना ज़्यादा डीन, बस आप समझ लो कौन से ड्रग्स कैसे होते हैं। एग्जाम्पल हमारा एसिटाजोलामाइड हो गया, डोरजोलामाइड हो गया। अब हमारे यहाँ पर आते हैं मियोटिक एजेंट। तो मियोटिक एजेंट्स, वैसे मियोटिक वर्ड का मतलब होता है कि जो हमारे प्यूपिल में कॉन्ट्रैक्शन करती है, यानी कि आप सिंपल समझो ये हमारी प्यूपिल है, तो इसमें अगर कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ थोड़ा सा गैप हो जाएगा, हमारा एक्वस ह्यूमर इजीली यहाँ से बाहर होकर हमारे ड्रेनेज जो है बढ़ जाएगी। दूसरा क्या है, ये हमारे क्या करते हैं, सीलियरी मसल टोन को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। और देखा जाए तो जो हमारे मियोटिक एजेंट्स होते हैं, इसको हम कभी कभार, मतलब मान लो एट लास्ट यूज़ कर रहे हैं, जब और कोई हमारा फंक्शन काम नहीं आ रहा और कोई दवाई हमारी यूज़ नहीं आ रही है, तब हम इन मियोटिक एजेंट्स का यहाँ पर यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल हमारा हो गया पिलोकार्पिन। तो यही हमारे कुछ ड्रग्स थे जो हमारे जो है इसमें ग्लूकोमा में काम आते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, दोनों के दोनों आपके लिए बीमारियां और ये सब हो गया होगा क्लियर। अब आज हमारा जो यूनिट कंप्लीट हो गई है और इसको शाम को हम इसके एमसीक्यूज भी लेके आएंगे। तो अब अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी इसके जो नोट्स होंगे वो आज आपको जो है वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट यूनिट सारा कुछ स्टार्ट करेंगे। तो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, बाकी दोस्तों का इसको शेयर कीजिए जिससे उन्हें भी इसका जो है प्रॉफिट मिल सके। बाय बाय फ्रेंड्स, एंड आप सभी लोग अपना और अपनी फैमिलीज़ का अच्छे से ख्याल रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर।